नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ताल ठोक के। आज के वक्त अगर प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि उनकी जेब में कांग्रेस के नेताओं की जन्मपत्री है या किसी भी नेता की जन्मपत्री है, अगर पीएम ये कहते हैं कि सबका कच्चा चिट्ठा खोल दिया जाएगा और किसी का पाप उसे छोड़ेगा नहीं, तो इसका मतलब क्या ये माना जाए कि केंद्र सरकार अब भ्रष्टाचार के आरोपी नेताओं पर कड़ी कार्रवाई करने वाली है, या फिर ये सिर्फ चुनाव प्रचार से ज्यादा कुछ नहीं है? कल हरिद्वार की चुनावी रैली में पीएम मोदी ने कहा कि उनके पास कांग्रेस के लोगों की जन्मपत्री है और सबका कच्चा चिट्ठा खोल दिया जाएगा। तो पीएम ने चुनावी मौसम में विपक्ष की कुंडली खोलने की बात क्यों कही? वो पीएम है, क्या वो किसी तरह का एक्शन नहीं ले सकते? क्या ये सिर्फ धमकाने के लिए है? क्या विपक्ष की कुंडली जनता को दिखाने के लिए है या सिर्फ विरोधियों को डराने के लिए है? पीएम के बयान पर आज राहुल गांधी और अखिलेश ने मिलकर जवाब दिया। राहुल ने कहा कि पीएम को काम की बजाय लोगों की जन्मपत्री पढ़ने में मजा आता है। जेडीयू ने भी कहा कि पीएम विपक्ष को डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज सवाल इससे हटकर है। सवाल यह है कि अगर पीएम के पास किसी दागी विरोधी की कुंडली है तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, या फिर विरोधियों को कच्चा चिट्ठा खोलने का डर दिखाना सिर्फ कानूनी मजबूरी है? और सवाल यह भी है कि क्या नेताओं का भ्रष्टाचार कुंडली खुलने के डर से रुक जाएगा, करप्शन खत्म हो जाएगा, या फिर सियासी भ्रष्टाचार पर असल में नेता ही कुंडली मार कर बैठे हुए हैं? खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे आपका तारुफ करवाऊं। उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट सवालों से भरी आपके साथ। तो मेरे बगानों के भाइयों बहनों, जब मैंने काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो ये सब इकट्ठे हो गए और उन्होंने कह दिया सारा मोदी खराब कर रहा है, मोदी खराब कर रहा है। सब इकट्ठे हो गए क्योंकि भाइयों बहनों, उनके पैरों के तले जमीन खिसकने लग गई थी। सवाल हमें पूछ रहे हो? अभी भी मैं कांग्रेस के लोगों को कहता हूं, जबान संभल के रखो, वरना मेरे पास आपकी पूरी जन्मपत्री पड़ी हुई। मैं विवेक और मर्यादाएं छोड़ना नहीं चाहता हूं, लेकिन अगर आप विवेक मर्यादाएं छोड़ करके अनाप शनाप बातें करोगे तो आपका इतिहास कभी छोड़ेगा नहीं। आपके कुकर्म आपको छोड़ेंगे नहीं, आपके पाप आपको छोड़ेंगे नहीं। नरेंद्र मोदी जी को जन्मपत्री पढ़नी अच्छी लगती है, गूगल सर्च करना अच्छा लगता है और लोगों के बाथरूम में झांकना अच्छा लगता है। वो चीज़ें वो अपने फ्री टाइम में करें, शाम को करें, मगर मेन प्रधानमंत्री का काम होता है। सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया जाएगा, जांच बिठाई जाएगी और अखिलेश जी, आप अपने वफादार लोगों के द्वारा जो पाप कर रहे हो आप उनको बचा नहीं पाओगे, ये लिख करके रखो। ये चुनाव है और इमोशनल कम हो, गुस्सा भी कम आए, कम से कम जो ज़मीन पे बात है वो तो समझ में आनी चाहिए, और ये ज़मीन पे जिन्होंने चीज़ें पहुंचाई हैं वो तो बताना चाहिए। अरे आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, एक बटन दबाइए पूरी जन्मपत्री सबकी निकल रही है। श्री नरेंद्र मोदी विपक्ष को डराना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में उनकी हार सुनिश्चित हो चुकी है। इसी प्रकार की भाषा उन्होंने बिहार में भी बोली थी जब वो नीतीश कुमार जी का डीएनए डिमांड कर रहे थे। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, चुनावी मौसम में कुंडली खोलने की बात क्यों? दूसरा सवाल, कुंडली खोलने की बात दमदार या सिर्फ चुनाव प्रचार? तीसरा सवाल, क्या सियासत में कुंडली खुलने के डर से रुकेगा करप्शन? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, यूपी में जीत के लिए जनपत्री की बात जरूरी या मजबूरी? सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, 1 घंटे तक हमारे साथ रहने वाले, और तमाम आपके जहन में जो सवाल चल रहे हैं और जो सवाल हम पूछ रहे हैं उनका जवाब देने के लिए सुधींद्र भदौरिया साहब बीएसपी के नेता हैं और टीवी डिबेट्स में बीएसपी का पक्ष रखते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका।
संजय झा साहब प्रवक्ता है कांग्रेस के, राष्ट्रीय प्रवक्ता MBA है और लेखक भी हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संबित पात्रा साहब प्रवक्ता है BJP के, केंद्रीय समिति में ओडिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं और पेशे से सर्जन हैं। डॉक्टर पात्रा आपका भी बहुत स्वागत है। और यहाँ स्टूडियो में TR रामचंद्रन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, 40 सालों का अनुभव है पत्रकारिता में। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरू में 1.5 मिनट जो है आप सभी को मिलने वाले हैं। अब तो आप सब वाबस्ता हो गए होंगे इस प्रोग्राम के शुरुआती ट्रेंड से, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर पात्रा मैं आपके पास आने वाली हूँ। 5 बज गए हैं और लगभग 54% के आसपास वोटिंग हुई है। भाई कौन बाजी मार जा रहा है, इस पर मुझे 2 सेकंड का जवाब ज़्यादा से ज़्यादा दे दीजिएगा। और फिर सवाल जन्म पत्री पर आ जाता है। PM है सर देश के, ये धमकाने का काम है या अगर सच में जन्म पत्री है तो उस पर एक्शन लेने का काम करना चाहिए? ये सिर्फ चुनावी जुमला है या फिर वाकई किसी तरह का कोई एक्शन लेने की तरफ इशारा है PM का? 1.5 मिनट आपके। देखिए, पहली बात तो है, जहां तक चुनाव का सवाल है, उत्तर प्रदेश की जनता विकास के लिए घर से निकलकर वोट कर रही है और अभी तक जो हमारे इंटरनल एग्जिट पोल कह रहे हैं 50 से अधिक सीटों को बढ़त लेते हुए भारतीय जनता पार्टी पहले चरण में आगे बढ़ रही है। जीत हमारी ही होगी। जहां तक जन्म पत्री का सवाल है, बड़े ध्यान से प्रधानमंत्री के वाक्य को सुनिए। प्रधानमंत्री बहुत हताहत हैं। 12 वर्षों से जिस प्रकार की टिप्पणी लगातार प्रधानमंत्री के लिए व्यक्तिगत रूप से किया जा रहा है, कोई ऐसा पशु इस पृथ्वी में नहीं है जिसका नाम प्रधानमंत्री के लिए नहीं जोड़ा गया और प्रधानमंत्री को गाली नहीं दी गई। रावण, मौत का सौदागर, जहर की खेती इत्यादि सब प्रयोग किया गया। प्रधानमंत्री बहुत दुख के साथ इमोशनल भाव से कहते हैं कि आप लोग मर्यादा छोड़ चुके हैं, आप लोग जिस प्रकार से शालीनता छोड़ चुके हैं, ये मत समझे कि आप लोगों के विषय में मैं नहीं जानता। और अगर अभी राहुल जी कह रहे थे बाथरूम में झांकते हैं, अगर आप लोगों के विषय में मैं कहना शुरू कर दूं तो बहुत ही आप लोग परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने जो सब काम किए हुए हैं, कौन कहाँ झांक रहा था और कौन कहाँ क्या कर रहा था, ऐसी बात नहीं है कि मुझे पता नहीं है, सब पता है, मगर मैं मर्यादा का ख्याल करता हूं, क्योंकि पर्सनल अटैक कभी राजनीति में नहीं की जाती है। इसीलिए बड़े सावधानी से प्रधानमंत्री ने कहा है और बड़े स्पष्टता से प्रधानमंत्री ने कहा है कि पर्सनल अटैक करना बंद करिए, काम के ऊपर 2-2 हाथ करिए। हमने क्या काम किया हम बता रहे हैं, आपने अपना रिपोर्ट कार्ड रखना है आप रखिए। अगर पर्सनल अटैक करेंगे तो हम भी छोड़ेंगे नहीं, मगर हम मर्यादा में रहकर अपना काम कर रहे हैं, इसलिए इसको इस प्रकार से समझने की आवश्यकता है। डॉक्टर पात्रा, ऐसा नहीं है कि हमने वो भाषण नहीं सुना है। उन्होंने करप्शन की जन्म पत्री की बात की है। कच्चा चिट्ठा वो पर्सनल लाइफ और पर्सनल जिंदगी से जुड़ी बातों को नहीं कहेंगे जनसभा में। तो आप ये मत बताइए कि वो जो है सिर्फ पर्सनल लाइफ के बारे में कह रहे हैं, उसकी व्याख्या आप अलग तरीके से मत कीजिए। बहरहाल आप चाहें तो मैं बाइट सुनवा सकती हूँ, वो बयान सुनवा सकती हूँ, लेकिन उसके बाद वापस आपको क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा, क्योंकि व्याख्या आपके हिसाब से नहीं चलेगी। संजय झा साहब, गूगल सर्च बहुत पसंद है, बाथरूम में झांकना अच्छा लगता है, आप उसी चीज को लेकर देश के प्रधानमंत्री पर अटैक करते हैं कि वो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल ना करें, और राहुल गांधी वही काम करते हुए नजर आते हैं। 2.5 साल में एक प्रधानमंत्री ने जितना करना चाहिए उससे कम या ज्यादा, ये डिबेट का मुद्दा है, बाद में किया जा सकता है। लेकिन मैं अभी आपसे सवाल पूछते पूछते मेरे जहन में कुछ चीजें आ गई। फर्जी कंपनियों को लेकर टास्क फोर्स, काले धन पर SIT, नोट बैन जैसा बोल्ड स्टेप, ठीक है, ये सही है गलत है, इस पर हम कभी और चर्चा कर सकते हैं। स्वच्छ भारत अभियान, जन धन योजना, इतना कुछ किया और आप कहते हैं कि काम नहीं किया, जॉब नहीं क्रिएट कर पा रहे। आवाज नहीं आ रही है, कट हो गया। संजय जी मेरी आवाज आ रही है? अब ठीक है। नहीं, आपकी आवाज नहीं, बीच में टूट गई थी, अभी आ रही है। आपका प्रश्न क्या हुआ, जरा अंत में बता दीजिए। मैं बहुत छोटे में एक बार फिर से आपसे ये सवाल पूछ लेती हूँ कि ये आरोप लगाना कि आप जॉब क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, आप काम नहीं कर पा रहे हैं, 2.5 साल में मुझे तो याद पड़ रही है वो सारी की सारी चीजें, चाहे वो फर्जी कंपनियों पर टास्क फोर्स हो, चाहे वो काले धन पर SIT हो, चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे वो बोल्ड स्टेप हो, नोट बैन जैसा, और ये सारा डिबेटेबल है, इस पर डिबेट किया जा सकता है, लेकिन ये सब किया तो है। आपके पास तो बहुत टाइम था, यू डिड नथिंग। मैं आपको संक्षेप में इतना ही बताऊंगा कि भारत के प्रधानमंत्री एक बहुत ही एक गौरव एक पूर्ण एक पदवी पर है, लेकिन आप यदि उनका एक बहुत ही अश्लील या अभद्र भाषा यदि आप देखेंगे तो मैं समझता हूं कि बहुत ही अफसोसजनक है। मैं आपको ये कहूंगा कि देखिए सच्चाई क्या है।
सबका साथ सबका विकास तो भूल जाइए, सबका साथ सबका विनाश हो रहा है। सबका साथ सबका सर्वनाश हो गया है नोटबंदी के बाद। अर्थव्यवस्था का आज ये हाल है कि एक आर्थिक आपातकाल की स्थिति हो चुकी है और इसका चुनाव में भारत की जनता जो बहुत ही जागरूक, बुद्धिमान और समझदार है, जो आवाम आज उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, गोवा में, मणिपुर में, उत्तराखंड में जो अपना मतदान का पूरा अधिकार का जो उपयोग करेंगे वो जवाब देंगे। देखिए, यहाँ पर टीवी पर बहस होता रहेगा, सच्चाई क्या है कि यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह पर एक संसद में हमला किया, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक था। देखिए, हर एक पदवी के साथ एक शोहरत होता है, एक छवि होती है, एक मर्यादा होता है। हम लोग प्रतिद्वंदी हैं, संबित पात्रा जी और हम आके बहस कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे का अपमान या बदनाम करना ये हमारा काम नहीं है। और भारत के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके को शब्दों का प्रयोग किया है, ये हमारे जो कहते हैं राजनीतिक वार्तालाप को एक घटिया, घिनौनी स्तर पर गिराया है। श्री राहुल गांधी जी ने वही कहा है कि आप गूगल में जाइएगा तो सबसे बड़े अपराध। संजय जी, अब बजर अप हो गया है, आपकी आवाज नहीं आएगी, आप आगे बात अपनी रख लीजिएगा, लेकिन अभी 1.5 मिनट मुझे देना जरूरी है बाकी लोगों को। लेकिन क्या राहुल गांधी पर यह शोभा देता है कि वो ये कहें कि बाथरूम में झांकने का शौक उनको होगा? देश के प्रधानमंत्री की आप बात कर रहे हैं सर, वो कहें तो गलत, आप कहें तो सही, ये कहां तक जायज है? सुधींद्र भदौरिया साहब, मैं आपके पास अब आ रही हूं। मायावती ये कहती हैं कि देखिए, हम भी जो हैं अब सिर्फ और सिर्फ विकास की बात कर रहे हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उनका एक कमरा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पैसे और गड्डियां भरी हुई आपको नजर आएगी। फिर वो जन्मपत्री की भी बात कर लेते हैं। क्या ये इशारा मायावती की तरफ भी है? अगर वो दूसरे कांग्रेसी नेता है, समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ कर रहे हैं, उसके साथ मायावती पर भी निशाना आपको लगता है? देखिए, आपने शुरुआती तौर में आज के चुनाव में जो वोट पड़ा वो बीजेपी से पूछा था। हाँ, माफी चाहती हूँ सुधीन जी, मेरी जहन से निकला। हाँ, ठीक है, मुझे बीच में ये ख्याल आया था, मुझे उसके बारे में मैं बतला दूं। हाँ, शुरुआत उससे। सुधीन जी, तो देखिए, अब मैं आपको बतला दूं, मैं दिल्ली में नहीं, स्टूडियो में नहीं, न दिल्ली में हूं। मैं जहां पर आज वोट गिरा है उसमें से आगरा से होते हुए फिरोजाबाद, इत्मादपुर, सिरसागंज तक मैंने बहुत सारे क्षेत्रों का दौरा किया है और मैंने ये पाया है कि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम एकता को रखते हुए बहुजन समाज पार्टी में बहुत ताकत से वोट दे रहे हैं और इस बार इतना प्रचंड बहुमत बहुजन समाज पार्टी को मिलेगा कि ये सारे आंकड़े धरे के धरे रह जाएंगे लोगों के। और दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि ये दो पार्टियां, दो मोर्चे जो हमारे सामने लड़ रहे हैं, ये पहले विकास की बात करते थे, कहते थे कि हम विकास में काम कर रहे हैं और सबका साथ और सबका विकास करेंगे, पर जब चुनाव में अब मैदान में उतरे हैं तब बात कर रहे हैं ज्योतिषगिरी की, एक कह रहे हैं कि बाथरूम में झांकने की। मैं ये कहना चाहता हूं, ना इनको किसानों से हमदर्दी है, ना इनको बेरोजगार नौजवानों से उत्तर प्रदेश की हमदर्दी है। केवल बहन मायावती जी एकमात्र ऐसी नेता हैं जो गुंडागर्दी को भी समाप्त करेंगी, दंगागर्दी को भी समाप्त करेंगी। और उत्तर प्रदेश में जब वो मुख्यमंत्री थी 9% जीडीपी था, किसानों को राहत मिली थी, नौजवानों को। ठीक है, लेकिन अगर इतना काम उन्होंने किया तो फिर अगली बार जनता ने उनको क्यों नहीं चुना? अगर काम बोलता है बकौल अखिलेश, तो ये चीज मायावती के साथ क्यों नहीं रही, ये वोट क्यों नहीं रहे? मैं अब इस पर आपसे बात करूं उससे पहले टी.आर. रामचंद्रन जी, ये देश के पॉलिटिक्स में सर ये हो क्या रहा है? मुझे तो लग रहा है जैसे एक फिल्म चल रही है, कौन किससे बेहतर डायलॉग डिलीवरी दे सकता है और तालियां बटोर सकता है, ये कंपटीशन मुझे नजर आ रहा है। विकास तो आप छोड़ दीजिए सर, वो कहीं पर्दे वर्दे में, मुझे तो नहीं दिख रहा है। मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि बहुत अनफॉर्चुनेट है जिस तरीके से सरकार के लोग और विपक्ष के लोग एक दूसरे पे गाली गलौज कर रहे हैं। ये काफ़ी डिमीनिंग सा है मेरे हिसाब से, जिस तरीके से पर्सनल अटैक्स हो रही हैं एक दूसरे के ऊपर। जो पार्लियामेंट में हुआ मेरे ख्याल में वो भी नहीं होना चाहिए था, बट आखिरकार अगर हो गया है तो मेरे ख्याल में इस पे कुछ एक सुलह ज़रूर आनी चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सब राजनीतिक दलों में कि हम इस तरीके के अटैक्स एक दूसरे पे नहीं करेंगे। और पर्सनल अटैक्स वैसे भी आपको वोट नहीं दिलाते, उसकी एक झलक आपको यूपी के इलेक्शंस में ज़रूर नज़र आएंगे। आखिरकार आपके सामने मुद्दे हैं,
विपक्ष के सामने मुद्दे हैं, आप उस पर बहस कीजिए और लोग अपना डिसाइड करेंगे कि बहुमत किसको देना है, किसको नहीं देना। ओवरऑल सिचुएशन पॉलिटिक्स में हमारे देश में कुछ घटता जा रहा है, गिरता जा रहा है, उसको हर चीज़ पे हर तरीके से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की पॉलिटिक्स हमको और गड्ढे में ले जाएगी, ना ही प्रोग्रेस की तरफ ले जाएगी। 20 सेकंड सर आपके और बचते हैं, क्योंकि आप पत्रकार हैं, कम शब्दों में अपनी बात रखना जानते हैं। बहरहाल मैं अब ये डिबेट जो है ओपन कर रही हूँ आप सभी के सामने, लेकिन उससे पहले संजय झा साहब मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि मैं वो सवाल आपके सामने नहीं रख पाई। सुधीर भदौरिया साहब ने तो अपनी बात रख ली है। ये जो वोटिंग हुई है, इसे लेकर आप अपना 20 सेकेंड में रिएक्शन दे दीजिए। 73 सीट्स पर क्या आकलन है आपका? देखिए, हमारा पूरा आत्मविश्वास है कि हमारा जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का, आज आपने हमारे सूत्रों का ऐलान देखा होगा, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए इतना प्रगतिशील एक हमने ऐलान किया है जिस पर हम पूरी तरीके से सही उतरेंगे। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के लोग आज जहां चुनाव हुआ है और भी जहां चुनाव होंगे अगले 6 दौरों में, उस सब में हमें पूर्ण बहुमति नहीं, बहुत मजबूती के साथ एक ऐसा सरकार आएगा जो 5 साल के नहीं लेकिन 15-25 साल के लिए उत्तर प्रदेश को उच्चतम स्थान पे लेके जाएगा। और मैं भारत बीएसपी और बीजेपी के साथ में कोई दावेदारी और भविष्यवाणी नहीं करूंगा, लेकिन इतना हम जरूर समझते हैं कि हमारा जो गठबंधन है वो पूरी तरीके से अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बहुत सफल होने वाला है और उत्तर प्रदेश का भविष्य उज्जवल है। ठीक है सर, उत्तर प्रदेश का भविष्य उज्जवल है और जिनके साथ आपने गठबंधन किया है वो 5 साल से जो है यहीं पर थे। बहरहाल डॉक्टर पात्रा, ये जन्म पत्री से मुझे फिर अचानक याद आया कि ये जो जन्म पत्री है वो आज पहले चरण के चुनावों में भी बहुत सारे दागी नेताओं को टिकट दी है। पीएम के पास उनकी जन्म पत्री नहीं थी सर। देखिए, जहाँ तक क्लीनिंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल रिफॉर्म का सवाल है, आप खुद मानेंगी इस बात को रूबिका जी, ये पूरा प्रोसेस अगर पहली बार हिम्मत करके किसी ने शुरू किया तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया। इलेक्शन कमीशन ने पॉलिटिकल फंडिंग को लेकर जिस प्रकार की टिप्पणियां की थी, दशकों से की थी, एक रिकमेंडेशन भी दिया था, किसी की हिम्मत तक नहीं थी उस रिकमेंडेशन को पढ़कर उसको इंप्लीमेंट करना। पहली बार बजट में प्रधानमंत्री के कहने पर जिस प्रकार का विषय रखा गया, एक क्लीनिंग प्रोसेस शुरू हुआ है। और प्रधानमंत्री ने पहले भी कहा था, संसद में कहा था कि मैं तो चाहता हूं कि डीक्रिमिनलाइजेशन हो पॉलिटिकल सिस्टम का। खुद उन्होंने चिट्ठी भी सुप्रीम कोर्ट को लिखा था कि जिन भी पॉलिटिशियंस का केस चल रहा है वो जल्दी से जल्दी निपटारा हो जाए, ताकि अगर वो प्रोसिक्यूट होते हैं तो वो कॉन्टेस्ट नहीं कर पाए। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस तादाद में जज मौजूद नहीं है। मगर हमारी तरफ से पूरी 40% उम्मीदवारों पर आपराधिक केस दर्ज है। आपकी कथनी और करनी में इतना फर्क क्यों नजर आ रहा है? फिर आप कह दीजिए ना कि वी आर नॉट हियर टू चेंज द पॉलिटिक्स, हम उसी के कोर्स में चलने वाले हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखिए, आप कॉमन परसेप्शन में भी चले जाएं, उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी कहने से केवल समाजवादी पार्टी का ही चेहरा सामने में आता है। इनके मंत्री जाके जिस प्रकार से लोगों को जिंदा जला देते थे, आपको याद है कि किस प्रकार एक पत्रकार जिनेंद्र सिंह को जिंदा जला दिया गया था, और वह भी एक मंत्री द्वारा। किस प्रकार इनके मंत्री पूरे इन्वॉल्व थे मथुरा वाले कांड में, जहां मथुरा में 5-5 अफसरों की 2 अफसर और बाकी पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। आप सोच के देखिए कि किस प्रकार अंसारी को इन्होंने पार्टी में लिया है बसपा ने। पहले तो सर आपके 40% दूध के धुले हैं क्या? वो 40% उम्मीदवार आपके दूध के धुले हैं, बाकियों के खराब हैं। सबसे ज्यादा पहले चरण में आप ही के दागी हैं जो उम्मीदवार हैं, चुनाव लड़ रहे हैं आप ही की टिकट से। बिल्कुल नहीं, कुछ एक पॉलिटिकल एजेंडा के अंतर्गत केस कर देना और मुख्तार अंसारी जैसा या फिर बाकी जो कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के हैं जिन्होंने लोगों को जिंदा जलाया है, आजम खान जैसे व्यक्ति, आप देखिए कितने केस आजम खान पे हैं, ऐसे व्यक्ति हमारे पार्टी में बिल्कुल नहीं है। साफ छवि के लोग हैं, साधारण लोग हैं, आम लोग हैं हमारी पार्टी में। ठीक है सर, छोड़ दीजिए। आप जो है डिफेंड कर रहे हैं और डिफेंड करने के लिए आप दूसरी पार्टियों के दाग जो है गिना रहे हैं। ठीक है, मैं आ रही हूँ सुधीर भदौरिया साहब। हाँ, संजय झा साहब, एक तो आप इस पर जवाब दे दीजिए कि आपकी पार्टी में भी जिस गठबंधन को लेकर आप लगातार सामने आ रहे हैं,
यादव सिंह का नाम तो सर आपको याद होगा, पानी पी पी कर कोसा जा रहा था कांग्रेस की तरफ से। अब कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। रूबिका जी देखिए, यहाँ पर संबित पात्रा जी ने कुछ उदाहरण दिए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे जो भयानक जो हादसा हुआ उत्तर प्रदेश में वो 2013 में मुजफ्फरनगर में हुआ, और वो दंगा फसाद के पीछे किसका हाथ था वो सब जानते हैं। एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने भी संगीत सोम, संजीव बलियान ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता लोगों को कड़ी तरीके से उनकी आलोचना की। और मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने तो उनको कैबिनेट में पोजीशन दिया, एक को Z+ सिक्योरिटी दिया। आज भी आप देखिए, चाहे आज उत्तर प्रदेश में विकास को तो भूल जाइए, भारतीय जनता पार्टी तो विकास पर अब बहाना भी नहीं करती, बयानबाजी करते हैं ये लोग, लेकिन अब तो ये कैराना, राम मंदिर, घर वापसी, ये अमित शाह बोलते हैं एंटी रोमियो, जो सब लोग जानते हैं वो अंत में वो लव जिहादी है। तो इनकी तो ये सांप्रदायिक राजनीति और धार्मिक ध्रुवीकरण का जो इनकी रणनीति है बीजेपी को वही तो चालू बाद है। में कोसिएगा। लेकिन रविदास उत्तर मेहरोत्रा प्रदेश आपको के पता है ना, लोग गायत्री समझ चुके हैं प्रजापति सच्चाई आपको क्या पता है। है ना। और ये रविदास मेहरोत्रा सर, ये भगोड़ा घोषित किया हुआ है कोर्ट की तरफ से। ये आपके साथ आएंगे, कांग्रेस के साथ आएंगे तो इनके पाप धुल जाएंगे। देखिए रूबिका जी, हम आपको एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि हमने जो भी कानूनी प्रक्रिया है देश में, जो भी ढांचा है, वो जो भी कदम उठाए उसका सब लोग उसका इज्जत करेंगे, और उनका जो भी निर्णय होगा उसको सब लोग को उनको आदर करना पड़ेगा। हम आपको यही बताना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बनावटी और पाखंडी राजनीति कर रही है कि आज सबसे ज्यादा गुंडे और जो कहते हैं अपराधी लोग, जितने गुनहगार लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, और संजय मोदी झा जी साहब, आके प्लीज, बयानबाजी पे बयानबाजी, ऐसे तो आप कोर्ट की दुहाई देते हैं, लेकिन जब आपको चुनावों में कहीं फायदा नजर आना लगता है तो आप खुद ही कोर्ट बन जाते हैं। पात्रा साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। सुदेन साहब से एक बार एक रिएक्शन लेना है, उनको कुछ कहना है इस पूरे मसले पर। हाँ सुदेन जी, बागी, चाहे बागी हो चाहे दागी हो, आपकी पार्टी में भी सर कमी नहीं है इनकी? देखिए, जो मूल बहस थी, और मैं इस पे भी बोलना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश बदहाली में, गुर्बत में, गरीबी में जी रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है। दोनों लोग इस ओर से ध्यान हटाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में आप बात कर रहे हैं, अभी रिपोर्ट आई है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, मुजफ्फरनगर के दंगे में 6 लड़कियों के साथ गैंग रेप हुए। उनका नाम रुबीना है। तमाम उन लोगों ने कैमरे पर आकर अपनी बातें कही हैं। न समाजवादी पार्टी को फुर्सत है और न ही नाम नहीं बताना होता है, आपको पता है कि नहीं? सम्मान में ये खड़े रहते हैं। का नाम नहीं बताना होता है, नाम बताना नहीं होता। अरे पूरा उन्होंने अपने आप कैमरे पर आकर तो आपने अरे विक्टिम का नाम बताना नहीं होता, ये कानून है साहब। उन्होंने बात का, अरे उन्होंने खुद लिखा है, आप पढ़ लीजिए। वो बोल रही होंगी, मगर नहीं बता रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, आपको नाम नहीं बताना चाहिए, ये आपको पता नहीं है। रूबिका जी, इस पे ऑब्जेक्शन है। गैंग रेप के विक्टिम का नाम कभी नहीं बताया जाता है कि हमारे साथ अत्याचार हुआ है, और न भारतीय जनता पार्टी को फुर्सत है। इनको खाली टेक्निकल इस बात पे जरूर रुचि है कि ये होना चाहिए कि वो नहीं होना चाहिए। मुख्तार अंसारी को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए, और अगर कल को वो शख्स जीत जाते हैं तो उनको कानून मंत्री बना देने के लिए, किस बात की फुर्सत आपको है सर?